हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रूल बुक। स्वागत है उन सभी एस्पिरेंट्स का जो कि DSSB, KVS, NVS, EMRS या फिर किसी भी राज्य से होने वाली टेट से संबंधित एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप सबके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड या फिर एजुकेशन पेडागोजी और चाइल्ड साइकोलॉजी का मिक्सअप क्वेश्चन बैंक सीरीज़ आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसका कि आज पहला सेशन है और इस सेशन में हम कुल 20 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये 20 प्रश्न सभी MCQs होंगे और सभी प्रश्नों को डिटेल से समझाया जाएगा। विद्यार्थी ज़्यादातर क्या करते हैं, यदि वो कोई बुक या किसी चैनल या किसी भी माध्यम से पढ़ते हैं तो वो कई बार डायरेक्ट MCQs को अटेम्प्ट करते हैं, जहाँ पर वो प्रश्न पढ़ते हैं और सीधा उसका आंसर जान लेते हैं, लेकिन वो डिटेल में उसकी एक्सप्लेनेशन को नहीं समझ पाते हैं, जिस कारण जब वो एग्ज़ाम में बैठते हैं तब उनके द्वारा पहले से पढ़ा गया क्वेश्चन भी उन्हें कंफ्यूज कर देता है। इसीलिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हमें उस पर्सन की एक्सप्लेनेशन भी समझनी है ताकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाए। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। सामाजिक वातावरण में पूर्ण भागीदारी के साथ संपन्न की जाने वाली उद्देश्यपूर्ण गतिविधि कौन सी है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है परियोजना विधि, दूसरा है भ्रमण विधि, तीसरा है वर्कशीट विधि और चौथा है जनसांख्यिकीय विधि। कौन सा हमारा आंसर रहेगा? थोड़ा सोच विचार करिए, फिर मैं आपको डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए परियोजना विधि, जिसको कि हम प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। इसके मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटी होती है, जिसको कि सामाजिक वातावरण में रहते हुए पूरा किया जाता है। इसमें बच्चे एक ग्रुप में काम करते हैं और जो उन्हें नॉलेज पहले से होती है उसको वो अप्लाई करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होता है। अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्हें पहले से जो नॉलेज है उसे वो अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट मेथड के भागीदार नहीं होंगे, यानी उनको दिया गया काम वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यही तो हमारे प्रश्न में पूछा गया था ना कि सामाजिक वातावरण में भी रहना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि में शामिल भी होना है। ये सारी विशेषताएं परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड की होती हैं। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मोंटेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? देखिए, मोंटेसरी ये नाम आपने सबने सुना होगा। ये थी मारिया मोंटेसरी, जो कि एक इटालियन शिक्षक थी। इन्होंने बच्चों को फ्री इन्वायरमेंट में रहते हुए सीखने के लिए अलग अलग गतिविधियां सिखाई थी। इनमें से किस, जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सावित्रीबाई फूले, रोहित धनखड़, गीजूभाई बधेका या फिर एनी बेसेंट। किस शिक्षाविद ने भारत में उनकी गतिविधियों का प्रचलन किया था? कई बार एग्जामिनर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है जिनके बारे में हमने पढ़ा होता है, लेकिन उनका एग्जैक्ट बिल्कुल डीप आंसर क्या रहने वाला है वो हमें नहीं पता होता है। तो इसका उत्तर रहने वाला है ऑप्शन सी गीजूभाई बधेका।
नाम याद रखिएगा, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पहले किसी ना किसी एग्जाम में आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या भाषा सीखने की संरचनात्मक पद्धति में शामिल नहीं है? देखिए, जब हमें भाषा का स्ट्रक्चरल लेवल समझना है तो क्या इनमें से शामिल नहीं रहने वाला है? चलते हैं अपने ऑप्शंस की ओर। संचार विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, मुहावरे या फिर ऑडियो भाषा विधि। देखिए, यहाँ पर हम उसकी संरचना को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें व्याकरण अनुवाद विधि भी आनी चाहिए, मुहावरे भी आने चाहिए, ऑडियो भाषा विधि भी आनी चाहिए। संचार विधि उसका भाग नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन जो रहेगा, आंसर जो रहेगा वो होगा ऑप्शन ए, संचार विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली परीक्षण पद्धति निम्नलिखित के अनुसार नहीं बनती है। जब हम किसी बच्चे का टेस्ट लेने जा रहे होते हैं, उसकी परीक्षा लेने जा रहे होते हैं, तो जो एग्ज़ाम बनता है, पेपर सेट जो होता है, वो किस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है, हम बच्चे की समझ को जानने का प्रयास करते हैं कि बच्चे ने कितना क्या अंडरस्टैंड किया है, बिल्कुल सही है। अधिगम, बच्चे का लर्निंग लेवल जानने की कोशिश करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आलोचनात्मक चिंतन, हमने जो उसको पढ़ाया, जो हमारा नॉलेज का आदान प्रदान हुआ, उसके बाद क्या बच्चा इस लेवल पर पहुंच पाया है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, ये भी हमें जांचना है। जब पहले तीनों सही हो जाते हैं तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, जो हमारा आंसर रहने वाला है वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए, हमें यहाँ पर नहीं बताना है। ठीक है, चलते हैं आगे। तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों को सोलर सिस्टम कैसे पढ़ाएं? छोटे बच्चों को पढ़ाना है, सबसे कठिन काम में से एक होता है। बड़े बच्चों को आप इजीली हैंडल कर पाते हो, लेकिन छोटे बच्चे बड़े ही नटखट, शरारती, साथ ही साथ जिज्ञासु भी होते हैं। पहला ऑप्शन कहता है साक्षात्कार विधि। अरे भाई, तीसरे बच्चों को आप साक्षात्कार विधि से कैसे पढ़ाओगे, वो भी सोलर सिस्टम। चर्चा विधि, क्या उनके पास इतना नॉलेज होगा कि आप उनके साथ चर्चा कर सको? चाक और बात विधि के द्वारा, क्या ये पॉसिबल है कि उनके साथ आप चाक बात विधि का प्रयोग कर सको? या फिर बचता है विषयगत दृष्टिकोण द्वारा। देखिए, विषयगत दृष्टिकोण में होता क्या है, जहाँ बच्चे के अलग अलग एरियाज़ को, जो उसके सब्जेक्ट के होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल एक पिन पॉइंट को ही लेकर बैठ जाओ कि बस सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम को ही आप रगड़ते चलो, बार बार सोलर सिस्टम पर ही लगे रहो, तो बच्चा एकदम से नहीं समझ पाएगा। उसके सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो आसपास के बिंदु होंगे, उन सब को आप संग्रहित करेंगे और तब उस बच्चे को पढ़ाएंगे। ये मेथड जो होता है, ये विषयगत दृष्टिकोण के द्वारा ही होता है, यानी कि बच्चे को ऐसा अनुभव प्रदान किया जाता है जिससे कि छात्र उनके सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ पाए, तभी वो कुछ समझ पाएगा। हमारा इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल नहीं है? देखिए, फिर से पूछा है नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे और एक ऑप्शन हमारा नेगेटिव होगा। पहला ऑप्शन कहता है पूछताछ में परवाह। जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे होगे तो आपके शिक्षण कौशल में पूछताछ में परवाह होना जरूरी है।
अरे बच्चे इंक्वायरी तो करेंगे ना, आपको उनको साथ के साथ सोल्व करना है। उद्दीपन में भिन्नता, बच्चे को अलग अलग स्टिमुलस देना है। निर्देशात्मक उद्देश्यों को लिखना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से एक होता है कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है वो आपको पहले से पता होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन है हर संवेदनशील विषय पर मंथन। क्या ये सही लग रहा है कि आप हर छोटे छोटे पॉइंट पर मंथन करने लग जाओ? अगर ऐसे मंथन करने बैठ जाएंगे तो हमारा मेन जो टॉपिक है वो कवर नहीं हो पाएगा। तो हम बिना संवेदनशील विषय पर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल भी मंथन मत करिए, लेकिन हर बार ये सही नहीं होता है। बिना मंथन किए भी हम अपने टॉपिक को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को नॉलेज प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन डी ही उत्तर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोनोग्रेड शिक्षण की डैश के अलावा सभी दी गई विशेषताएं सही हैं। यानी कि मोनोग्रेड टीचिंग की 4 में से कोई 3 विशेषताएं सही हैं, कोई एक गलत है, हमें वो गलत को ढूंढना है। मोनोग्रेड, मोनोग्रेड का मतलब है एकल कक्षा प्रणाली। मोनो का मीनिंग ही होता है एक, अकेला। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। सहयोग और अन्योन्य क्रिया, सहयोग तो सभी तरह से होना चाहिए टीचिंग में। प्रत्येक ग्रेड के लिए एक कक्षा, देखिए मोनोग्रेड का मीनिंग ही यहाँ पर यही है, प्रत्येक ग्रेड के लिए एक ही कक्षा, यानी कि आप उन्हें अलग अलग मत बांटिए, अलग अलग कक्षा के बच्चों को एक ग्रेड में मत ठूंसिए। अनुभव साझा करना सीमित होता है। ये सीमित क्यों होता है? क्योंकि आपके बच्चे, ज़रूरी ये नहीं होता कि आप छोटी कक्षा में बैठे हो और उनको आप बड़े लेवल का यानी हायर लेवल का नॉलेज बांटना शुरू कर दो। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक 3rd या 5th क्लास का बच्चा, उसको आप 12th क्लास का नॉलेज देने लग जाओ? क्या वो एक्सेप्ट कर पाएगा? इसीलिए कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक, देखिए ये मोनोग्रेड टीचिंग की विशेषता नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी। क्योंकि बाकी तीनों जो दिए गए हैं वो सही हैं मोनोग्रेड टीचिंग के लिए, और डी ऑप्शन गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदर्शन विधि के संदर्भ में सही सुमेलित हैं। 2 भाग दिए गए हैं। पहला भाग क्या कहता है? योजना बनाना, छात्रों को प्रयोग को ध्यान से देखने और प्रदर्शन के बाद नई अवधारणाओं को स्वीकार करने में रुचि पैदा करने के लिए प्रेरित करना। देखिए कई बार होगा क्या, आपके एग्ज़ाम में भी ऐसी लंबी लंबी लाइनें आएंगी जो आपको लगेंगी कि ये तो बड़ी अटपटी सी हैं, लेकिन जब आप उसको एक बार में सही से समझ नहीं पाओगे तो धीरे धीरे दोबारा रीड करिए, एक एक मेन वर्ड को समझिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से उठकर अपने आप आ गई हैं, वो होती ईजी हैं, बस उसके शब्दों को समझना इम्पोर्टेंट है। दूसरा है प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान छात्र की जिज्ञासा को जीवित रखना। देखिए प्रदर्शन विधि में होता क्या है कि कोई अध्यापक अपनी कक्षा में जब किसी विषय वस्तु को पढ़ाने जाएगा तो वो अपने साथ उस विषय वस्तु से रिलेटेड कोई मॉडल या चार्ट को साथ में लेकर जाएगा, ताकि वो अपने टॉपिक को सही से बच्चों के सामने प्रेजेंट कर पाए। इससे होगा क्या कि बच्चों की जो अलग अलग इंद्रियां हैं उनको वो स्टिम्युलेट करेगा, ताकि बच्चे किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को भी ईज़िली समझ पाएँ। यानी कि यहाँ पर प्रदर्शन के दौरान आपको छात्र की इंद्रियों को जगाना है, ताकि वो ध्यान से आपके टॉपिक को समझता चला जाए। जबकि जो पहला भाग हमारा दे रखा है जिसमें कि योजना बनाना मुख्य बिंदु है, वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर एक फिक्स टारगेट होता है
उसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए गतिविधियां करवाई जाती हैं, जैसे कि कब, कैसे, कहाँ, क्यों करना है। यहाँ पर प्रदर्शन विधि में हम बच्चे को बांध नहीं रहे हैं किसी भी प्रकार से, हम उसकी जिज्ञासा को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। चार्ट दिखाएंगे तो बच्चा आगे से आगे की सोचता चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमारा पहले वाला भाग सही नहीं है, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। वो कैसे? क्योंकि हमें यहाँ पर केवल प्रदर्शन विधि के आधार पर ही उत्तर देना है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहने वाला है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है? परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है? देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है। प्रोजेक्ट मेथड किसने शुरू किया था? सिम्पसन, आर्मस्ट्रॉन्ग, W.S. किलपैट्रिक या फिर B.S. ब्लूम। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। प्रोजेक्ट मेथड को W.S. किलपैट्रिक ने शुरू किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस विधि का उद्देश्य विद्यालय में सामुदायिक जीवन की गतिविधियों को छोटे स्तर पर उपलब्ध करवाना है? देखिए अगर आपने अभी तक के सेशन को ध्यान से समझा है तो आप इसका आंसर लगा पाओगे, क्योंकि शायद पहला या दूसरा प्रश्न ही हमारा ऐसा था जो लगभग इससे मिलता जुलता था। इसका हमारा आंसर रहने वाला है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि उसमें आया था कि सामुदायिक जीवन यानी कि समाज में रहकर सीखना है। टारगेट रखना है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अपने क्लासमेट्स या समाज के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। जो पहले से प्राप्त ज्ञान है उसको अप्लाई करना है। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खोज विधि का एक अभिलक्षण नहीं है? देखिए खोज विधि यानी कि यहाँ पर बच्चे अपने आप खोजेंगे, टीचर उनको आगे से आगे खोज करने के लिए छोड़ देता है। यहाँ पर टीचर का काम ये नहीं है कि टीचर उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करेगा, बल्कि वो बच्चों को केवल और केवल आगे से आगे बढ़ते रहने के लिए एक सहायक के रूप में होता है। देखते हैं कौन से दो भाग हैं। स्पष्ट रूप से उल्लेखित उद्देश्य के साथ एक समस्या कक्षा को सौंप दी जाती है। देखिए खोज विधि में हम बच्चों को कोई समस्या नहीं सौंपते हैं और प्रत्येक बच्चे को अपने लिए कुछ खोजने के लिए जिम्मेदार महसूस कराया जाता है। दूसरा भाग क्या कहता है? जब भी छात्रों को आवश्यकता महसूस होती है तो सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि शिक्षक को आगमनात्मक विधि द्वारा छात्रों से सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए ये दोनों ही भाग खोज विधि के अभिलक्षण या रूप नहीं है। खोज विधि का तो मतलब है कि स्वयं खोज करो, अपने आप सीखो। अध्यापक किसी भी टॉपिक की व्याख्या नहीं करेगा, बल्कि वो प्रश्नों के द्वारा छात्रों को खोज करने के लिए बाध्य करेगा कि बेटा सब कुछ आपको अपने आप ही करना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अरे हाँ, इसका आंसर हमने लगाना है ऑप्शन डी। ना तो पहला भाग सही है क्योंकि हम बच्चों को कोई समस्या नहीं उत्पन्न करने जा रहे यहाँ पर, और ना ही दूसरा, दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है। सबसे उपयुक्त विधि जिसका उपयोग किया जाना चाहिए वो कौन सी हो सकती है? सोचिए जरा, कक्षा 8वीं के बच्चों को यहाँ पर आपने पढ़ाना है। क्या वो आगमन निगमन विधि का प्रयोग करेगी? क्या वो पाठ्य पुस्तक विधि का प्रयोग करेगी?
या परियोजना विधि, या फिर ऑप्शन डी बचता है डाल्टन विधि। देखिए, यदि वो बच्चों को इस टॉपिक के बारे में पढ़ाना चाहती है तो उसके लिए सबसे बढ़िया मेथड है कि वो परियोजना विधि का प्रयोग करे। इसके माध्यम से वह बच्चों को मतदान करने और मतदान में प्रयोग होने वाली विभिन्न सामग्री और कार्यकलापों के बारे में वास्तविक परिस्थिति प्रदान कर पाएगी, ताकि बच्चे स्वयं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से किन वस्तुओं की सहायता से मतदान प्रक्रिया पूरी की जाती है। यानी कि हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर होगा परियोजना विधि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोविज्ञान का शिक्षा में मुख्य योगदान किस रूप में होता है? टीचिंग लर्निंग में साइकोलॉजी का मेन पर्पज क्या है, क्यों लाया गया? पहला ऑप्शन क्या कहता है? शिक्षण कला को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हो कि शिक्षा को साइंटिफिक रूप कैसे दिया जाए। दूसरा है विभिन्न शिक्षण विधियों को सापेक्ष प्रभाविता की तुलना करना, कि किन किन शिक्षण विधियों का अलग अलग क्या क्या प्रभाव पड़ता है। सी ऑप्शन कहता है संभावित रूप में सफल शैक्षिक प्रविधियों की पहचान करना। देखिए, यही तो मेन पर्पज है, साइकोलॉजी किस लिए लाई गई है कि कौन सी टीचिंग विधियां ऐसी हैं जो बच्चों को आगे से आगे बढ़ते रहने के लिए लगातार इनोवेटिव मेथड को अपनाते रहने के लिए टीचर को प्रेरित करती हैं। अगर कहीं पर बच्चा अटक जाता है तो टीचर को क्या प्रयोग, किस विधि का प्रयोग करना चाहिए, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश वे समन्वित गतिविधियां हैं जो सीखने की गतिविधि के कुछ महत्वपूर्ण कौशल के साथ प्राकृतिक वातावरण में पूरी की जाती हैं। देखिए, यहाँ पर करना क्या है, सीखने की गतिविधियां हैं वो समन्वित भी हैं और प्राकृतिक वातावरण में भी पूरी की जानी हैं। तो हमारा आंसर रहेगा परियोजना विधि। इसके बारे में हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, जान चुके हैं कि बच्चे एक साथ मिलकर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके नेचुरल इन्वायरमेंट में, सामाजिक वातावरण में रहकर सीखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अधिगम वातावरण के डैश प्रकार हैं जिसमें से एक शिक्षार्थी केंद्रित है। कौन कौन से भाग हैं जो कि अधिगम वातावरण के हैं? हम चलते हैं, इसका उत्तर रहने वाला है क्या 7 होंगे, क्या 3 होंगे, 4 होंगे या 6 होंगे? हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी। अधिगम वातावरण के 4 टाइप्स होते हैं जिनमें से हर एक अलग अलग अद्वितीय होता है अपने आप में। सीखने का वातावरण छात्र केंद्रित हो सकता है, ज्ञान केंद्रित हो सकता है, या फिर मूल्यांकन केंद्रित हो सकता है, और चौथा भाग हो सकता है कि वो समुदाय केंद्रित हो। यानी कि हम क्या सिखाना बच्चों को चाह रहे हैं, सिखाते समय बच्चे को हम किस प्रकार का इन्वायरमेंट दे रहे हैं। हो सकता है कि वो स्टूडेंट सेंट्रल हो, बच्चा उसके केंद्र में हो सकता है उसको टीचर ने डोमिनेट कर रखा हो, वो शिक्षार्थी केंद्रित हो सकता है वो मूल्यांकन केंद्रित हो, यानी कि केवल और केवल बच्चे के नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा हो, केवल और केवल नॉलेज पर ध्यान दिया जा रहा हो, या फिर हो सकता है बच्चे के ध्यान ना दे करके समुदाय पर जो भूमिका चली जा रही है केवल उसी के ऊपर फोकस किया जा रहा हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 4 भाग होते हैं अधिगम इन्वायरमेंट के।
चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। छोटी आयु में भाषा सीखने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है जहां बच्चे सीधे शारीरिक गतिविधि और गति से संबंधित गतिविधि सीखना पसंद करते हैं? कौन सा भाग ऐसा है जो छोटी आयु में ही भाषा सिखा सकता है बच्चों को? क्या वो दीर्घकालिक स्मृति विधि यानी लंबे समय तक मेमोराइजेशन वो कर पाएंगे? छोटे बच्चे हैं, ध्यान ये रखिए, छोटे बच्चे हैं, पॉसिबल नहीं है उनके लिए। दूसरा है गीत पद्धति का प्रयोग कर अध्यापन, कि आप बच्चों को गीत पद्धति के माध्यम से पढ़ाओ, उन्हें गीत सुनाओ। खेल पद्धति का प्रयोग कर अध्यापन, खेल खेल में वो एक्टिवली तो पार्टिसिपेट करेंगे, हैंड्स ऑन तो अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है भाषा सिखाने की। कुल शारीरिक प्रतिक्रिया विधि, देखिए कुल शारीरिक प्रतिक्रिया विधि में होता क्या है, यहाँ बच्चे सीधे अपनी बॉडी को एक्टिवली उस गतिविधि में रखेंगे, सीखेंगे। इस विधि में सुनना और प्रतिक्रिया देना दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है और सीखी जा रही भाषा में अर्थ को जल्दी से पहचाना जाता है। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, कुल शारीरिक प्रतिक्रिया विधि। बच्चे को टोटली उसमें शामिल करना है ताकि वो इंजॉयबल तरीके से लैंग्वेज लर्निंग कर पाए। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि आधारित शिक्षण का चौथा चरण है? देखिए, बच्चों को पढ़ाने से पहले, ज्ञान देने से पहले किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए योजना बनाई जाएगी, है ना। गतिविधि किस टाइप से आगे बढ़ानी है वो सोचा जाएगा, प्लान किया जाएगा, परावर्ती की जाएगी और उसके बाद रिवीजन किया जाएगा। यानी कि रिवीजन जो हमारा बी ऑप्शन, दोहराना जो है वो चौथा भाग होगा। सबसे पहले आएगी योजना, फिर आएगा योजना बनाई गई गतिविधि को इम्प्लीमेंट करना, फिर होगी परावर्ती और उसके बाद में होगा दोहराना या रिवीजन। तो यहाँ पर हमसे चौथा भाग पूछा गया है जो हो जाएगा दोहराना। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। एक बस ग्रुप एक छोटा समूह है जिसमें छात्र शामिल होते हैं। कितने छात्र शामिल होते हैं ये हमसे पूछा गया है। सबसे पहले आप जानिए कि एक बस ग्रुप होता क्या है। बस ग्रुप जो है वो टीचिंग लर्निंग की एक छोटी सी प्रोसेस है जिसमें सूचना के मूल स्रोत का उपयोग किसी बिंदु या विविधता को एक तथ्य की व्याख्या करने या एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए या किसी घटना का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर होता क्या है कि टीचर के साथ साथ विद्यार्थी की ओर से भी गतिविधि में शामिल हुआ जाता है। इस छोटे से ग्रुप में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए पाठ की शुरुआत में ही बज समूह शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस छोटी सी पद्धति में, इस एक्टिविटी में ज़्यादा नहीं 3 से 6 छात्र ही शामिल होते हैं। हमारा उत्तर रहने वाला है 3 से 6 छात्र। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्च प्राथमिक स्तर पर बीजगणित पढ़ाने, बीजगणित यानी कि अलजेब्रा पढ़ाना है, बीजगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है? भाई अलजेब्रा तो वो टॉपिक है जो बड़े बड़ों को समझ में नहीं आता और हमें यहाँ उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना है, तो उसके लिए हमें सबसे बढ़िया रहेगा समीकरण विधि का प्रयोग करना है। समीकरण विधि ही उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी ताकि वो आसानी से सीख पाएं।
बीजगणित विधि का यानी कि समीकरण विधि का प्रयोग विद्यार्थियों को उच्च प्राथमिक स्तर पर ही कराया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। गणित निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोगशाला पद्धति है? हमारे चार ऑप्शन हैं: आगमनात्मक विधि, संगणना, मॉडल बनाना और प्रश्न को हल करना। ध्यान से दोबारा पढ़िए प्रश्न को। गणित निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सी प्रयोगशाला पद्धति है? इसका उत्तर हमारा रहने वाला है संगणना विधि, यानी कि कंप्यूटेशन मेथड जिसको हम बोलते हैं। इस विधि में बालक गणित की प्रयोगशाला में, मैथमेटिक्स लैब में जो यंत्र होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उनकी सहायता से गणित के रूल्स, सिद्धांत उनको जांचेंगे कि क्या वो रूल, वो सिद्धांत वो सही हैं, और उनका उपयोग व्यावहारिक समस्याओं के हल प्राप्त करने में करेंगे। याद रखिए, प्रयोगशाला पद्धति, संगणना, मॉडल, यही हमारा आंसर रहेगा। तो ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे, कुछ अटपटे लगे होंगे। इसका कारण ये है कि मैंने अलग अलग टॉपिक का यहाँ पर मतलब है छोटी कक्षा के भी, समाज से आधारित भी, गतिविधियों से आधारित भी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। और इसका कारण ये है कि जब हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे तो वो किसी एक टॉपिक से नहीं आते हैं, वो सभी टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसी आधार पर हम सभी अलग अलग टॉपिक से प्रश्नों को इंक्लूड करके चलेंगे, ताकि आपका दिमाग वैसे ही सेट होता चले जिसकी आपको एग्ज़ाम में ज़रूरत रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ध्यान रखें, लगातार प्रयासरत रहें, क्योंकि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है अपने एग्ज़ाम्स तक। ये मत सोचिए कि जब एग्ज़ाम डेट आएगी तभी हम प्रिपरेशन करेंगे। लगे रहिए, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है। थैंक यू।